राजनीति में आए आप, किस लक्ष्य को लेकर राजनीति में आए? मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर है और वो क्योंकि मैं बचपन से ही एक देशभक्त रही हूँ, तो अपने देश की सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। तो चुनाव में जी एक बात की और चर्चा थी, अभय चौटाला जी का भी बयान था कि हम बरवाड़ा जीत रहे हैं जी और कई सर्वे चैनलों पर भी दिखा रहा है कि बीनेलो बरवाड़ा से जीत रही है। जी फिर क्या कारण रहा, जी तिकोना मुकाबला यहाँ पर हो गया था? जी जी क्या रीजन रहा? लेकिन हाँ कि एग्जिट पोल्स में भी 60,000 वोट्स दिखा रहे थे और उसके बाद लोगों का भी मानना यही था, इतनी जगहों पे हम गए हैं, सबका मानना यही था कि बरवाला की सीट मेरी निकल रही है। जैसे कि मैम आगे भविष्य में आपको बीजेपी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है टिकट के लिए, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? जैसा कि मैंने कहा कि हर एक चीज का एक टाइम होता है और टाइम जो भी रहा, जो भी उस टाइम पे समीकरण रहे, मैं अगली बार उसी पार्टी से लड़ना चाहूंगी जिसके हित में लोग हों। और मैम जैसे कि 2029 में अगर आप विधायक बनना चाहते हो जी, तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर? मेरा लक्ष्य बहुत ज्यादा क्लियर है। जैसे ही मैं विधायक बनती हूँ, मेरा मेन मकसद तो यह है कि मुझे एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र एस्टैब्लिश करना है, ताकि जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे क्षेत्र से प्रेरणा ले सकें कि इसमें इतना सिस्टमैटिकली सारा काम हो रहा है, लोगों तक उनके हक की योजनाएं पहुंच रही हैं। और मैम युवाओं के लिए आप क्या संदेश दे रहे हो? युवा आज के दिन नशे की ओर बहुत ज्यादा जा रहा है। जी, तो युवाओं का एक तो नशे की जो चीज है वो अगर जड़ से खत्म नहीं होगी, उसकी इजी अवेलेबिलिटी रहेगी, तो जो युवा हैं वो वैसे बेरोजगार हैं, उनके पास और कुछ काम नहीं रहेगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक भी घर में एक भी बच्चा अगर ड्रग्स में चला गया तो फिर वो घर पूरा नष्ट है। सभी साथियों नमस्कार। आज हम बरवाड़ा में मौजूद हैं, हमारे साथ मैम संजना सातरोड जी है। जी मैम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। जी मैम जी, आपने लंदन से LLB MMB की और आपका दिल्ली से लेकर सातरोड तक का सफर के बारे में बताइए। तो मैं बेटी दिल्ली की हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, हमारा गांव दिल्ली में है, नवादा गांव। और मेरी शादी के बाद मैं सातरोड आई। सातरोड हमारा कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है तो मैंने सोचा अगर हमें इलेक्शन ही लड़ना है तो फिर अपने नाम के पीछे अपने उस जगह का नाम रखना चाहिए जहाँ से हमारा घर चल रहा है, इसीलिए नाम के पीछे सातरोड का नाम जोड़ा। और साथ ही मैं जातिगत जो राजनीति होती है उसका किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं उठाना चाहती थी, ना उस गंदगी का मैं हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने नाम के पीछे सातरोड का जो वर्ड है वो सातरोड रखा। और मैं लंदन गई थी अपनी LLM की शिक्षा लेने, क्योंकि मैंने LLB वकालत की पढ़ाई दिल्ली से ही करी है और जब मुझे उधर से स्कॉलरशिप मिली तो फिर मैंने LLM करने का निर्णय लिया और मैं लंदन गई। लंदन से वापस आके मेरी इधर शादी हो गई। हमेशा से मैं सोशल वर्क में ही इन्वॉल्व रही हूँ और जब मेरी इधर शादी हुई, मेरे जो ससुराल पक्ष है उन्होंने मेरे इस जुनून को पहचाना और मुझे ये राजनीतिक मंच दिया। अच्छा जी, तो राजनीति में आए आप, किस लक्ष्य को लेकर राजनीति में आए? मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर है और वो क्योंकि मैं बचपन से ही एक देशभक्त रही हूँ, तो अपने देश की सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। पहले जागरूकता के माध्यम से, अपनी शिक्षा को शस्त्र बनाकर, PIL जनहित याचिकाओं के माध्यम से मैं लोगों के हित के काम करती रही हूँ। उन तक उनके जो भी, अगर उनके किसी भी हक का हनन हो रहा है, कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जहाँ पे मैंने काम नहीं किया है। सफाई, बिजली, पानी, ये राजनीतिक सुधार, हर एक क्षेत्र में मैंने अपनी शिक्षा के माध्यम से काम किया है। जब मेरी इधर शादी हुई, जब गांव में जाकर उनकी समस्याएं पूछी तो बहुत जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम है गांव में और पूरे बरवाला क्षेत्र में ही। तो इन सारे क्षेत्रों में अगर जल्द से जल्द काम करना है तो एक राजनीतिक सीढ़ी जो है वो आपको एक मौका देती है वो सारे काम तुरंत कराने के लिए। ये नहीं है कि मैं अब नहीं करा सकती हूँ, लेकिन अब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा कराने में, तो इसीलिए अब
मैंने राजनीति में एंटर किया ताकि मैं लोगों तक उनके हक जल्द से जल्द पहुंचा अच्छा, सकूं। फिर जी आप राजनीति में जैसे कि तैयारी कर रहे थे टिकट के लिए, जी आपने कांग्रेस से प्रयास किया जी जी। टिकट के लिए, लेकिन कांग्रेस से नहीं मिली, उसका क्या कारण रहा? जब मैं राजनीति में आई थी, मैंने अपनी जो भी तैयारी है वो निर्दलीय रखी थी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में लोगों की ताकत से ऊपर और कुछ नहीं है। जो पार्टीज हैं, कोई भी पार्टी एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि पार्टीज का जो वजूद है वो उनके नेताओं से होता है। तो बात यह है कि जब मैं गांव में जाती थी, बड़े बुजुर्गों ने मुझे ये सलाह दी कि बेटा तू कांग्रेस से लड़ी हो, तो मैंने अच्छा। कांग्रेस से ट्राई कर लिया। इलेक्शन मुझे 100% लड़ना था। अब कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो मेरा जो वादा था अपने लोगों से कि मैं इलेक्शन 100% लड़ूंगी, उससे मैं पीछे नहीं हट सकती थी। अगर INLD से भी टिकट नहीं मिलती तो फिर मैं निर्दलीय लड़ती, लेकिन इलेक्शन मुझे लड़ना था। और रही बात पार्टीज की, तो मेरा ये मानना है कि जो भी पार्टीज हैं वो पार्टीज इसलिए बनी है क्योंकि उनके पीछे एक लक्ष्य है, एक विजन है, सोच है, मेमोरेंडम वो ड्राफ्ट करते हैं कि हम ये योजनाएं लाएंगे लोगों के लिए। तो पार्टी सारी बढ़िया है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको आप कहो कि ये पार्टी गंदी है, क्योंकि वो एक से बढ़कर एक योजनाएं लाती हैं। हाँ, उसमें प्रतिनिधि कैसा है वो उस पर हम सोच कर सकते हैं कि वो जो योजनाएं इतनी अच्छी पार्टी ला रही है वो लोगों तक पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा। और जी आपने जैसे इन्हें लस्सी की टिकट ली, जी, ये आपका खुद का फैसला था, ये कार्यकर्ताओं का था? एक तो मेरे साथ काम करने वाले या मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनमें से हम किसी को कार्यकर्ता या वर्कर नहीं मानते। वो सब टीम संजना सातरोड का हिस्सा है। जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी ही मेहनत मेरी टीम ने करी है। और रही बात INLD ज्वाइन करने के फैसले की, तो वो हमें आखिरी दिन हमें टिकट मिली थी और उस टाइम पे हमने ये जो फैसला है वो तुरंत का फैसला लिया है। अच्छा। और इसको लेने का भी ये मकसद था क्योंकि हम 3 पीढ़ियों से INLD के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं नहीं मानती कि हरियाणा में ऐसी कोई भी घर है जिसने आज तक INLD को वोट ना दिया हो। वो एक ऐसी पार्टी है जो हरियाणा का वजूद रखती है, लोगों से निकली हुई वो पार्टी है। तो इसलिए हमने INLD की टिकट को एक्सेप्ट किया और हमने INLD से चुनाव लड़ा। तो चुनाव में जी एक बात की और चर्चा थी, अभय चौटाला जी का भी बयान था कि हम बरवाड़ा जीत रहे हैं जी, और कई सर्वे चैनलों पर भी दिखा रहा है कि बीनेलो बरवाड़ा से जीत रही है। जी, फिर क्या कारण रहा, जितिकोना मुकाबला यहाँ पर हो गया था? जी, जी। क्या रीजन रहा? रीजन तो हमें भी थोड़ा शौक तो लगा ही था, क्योंकि जितनी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, दिन रात एक करके जितने लोग मेहनत कर रहे थे, अपनी जेब से पैसा लगाकर लोग हमसे जुड़ रहे थे, हमारे सामान में कभी कोई सेब से तोड़ रहा है, कोई केले से, कोई जलेबी से, कोई लड्डू से। तो हाँ, ये सोच तो हमारी भी है कि पता नहीं क्या कारण रहा। हो सकता है बीजेपी के लिए लोगों की जो धारणा है कि बीजेपी हमारे देश को और आगे ले जा सकती है, इसलिए पार्टी को वोट दिया गया। तो मैं उसमें भी हताश नहीं हूँ, आगे जाके मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, कि एग्जिट पोल्स में भी 60,000 वोट्स दिखा रहे थे और उसके बाद लोगों का भी मानना यही था, इतनी जगहों पे हम गए हैं, सबका मानना यही था कि बरवाला की सीट मेरी निकल रही है। लेकिन जो भी कारण रहा, अब आगे इसके पीछे रिग्रेट करते रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम आगे बढ़ के जो काम करना चाहते हैं, जिसके लिए राजनीति ज्वाइन कर रहे थे, उन कामों में लग गए। मैम, जैसे कि राजनीति में आगे आप एक्टिव रहोगे, भविष्य में चुनाव फिर लड़ोगे? 100%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार इतना प्यार मिला है हमें, हम 2-3 लोग ही बाहर निकले थे, गांव में जाकर लोगों से उनकी परेशानियां पूछी थी, जो गरीब बहन बेटियां उनकी शादियों में मदद करनी शुरू करी, जो सुख दुख है उसमें जानना शुरू किया। तो उसमें जो जुड़ाव मिला, जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला अपने लोगों से, वो 30,000 लोगों का हो गया। उसी तरह अब 30,000 से और भी, अब तो 5 साल का और समय है, तो और मेहनत करूंगी और लोगों के बीच जाऊंगी, ताकि वो भी मेरी जो जुनून है, मेरा जो मकसद है, मेरा जो विजन है अपने क्षेत्र को लेकर कि इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, वो समझें और आगे जाके मुझे मौका दें। अब जैसे मैम आपने चुनाव लड़े, आपकी फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट थी आपको?
मेरा तो ये मानना है कि मैं चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे मंच दिया है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल समझा कि उन्होंने मुझे लंदन पढ़ने भेजा। मेरे सास ससुर ने मुझे इतना काबिल समझा कि उन्होंने मुझे राजनीतिक मंच दिया, अपनी बहू को इलेक्शन लड़ने का जो हिम्मत दी, ताकि मैं अपने मकसद को, अपने सपने को पूरा कर सकूं, अपने देश हित के लिए काम कर सकूं, अपने समाज के लिए। और मेरा समाज है इंसानियत का समाज, इंसानियत के समाज के लिए काम कर सकूं। और मैम जैसे कि 2029 में अगर आप विधायक बन जाते हो जी, तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर? मेरा लक्ष्य बहुत ज्यादा क्लियर है। जैसे ही मैं विधायक बनती हूँ, मेरा मेन मकसद तो यह है कि मुझे एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र एस्टैब्लिश करना है, ताकि जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे क्षेत्र से प्रेरणा ले सकें कि इसमें इतना सिस्टमैटिकली सारा काम हो रहा है, लोगों तक उनके हक की योजनाएं पहुंच रही हैं, लोगों के हक, उनके अधिकार से वो परिचित हैं, अवेयर हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनके लिए सरकार ने योजनाएं दी हैं, किसके वो हकदार हैं, वो लोगों को पता रहे। सफाई, बिजली, पानी, सड़क, ये सारे काम तो करने ही हैं। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है, युवाओं के रोजगार के लिए काम करना है, किसानों के हित के, राइट्स के काम करने हैं। काम तो करने के लिए बहुत है, टाइम भी बहुत कम है। इसलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मुझे मौका मिले, ताकि मैं लोगों तक जो मेरा मकसद है वो पहुंचा सकूं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेवा का मकसद है। क्योंकि लालच सभी को होता है, मेरा लालच है मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आशीर्वाद, प्यार, ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ जाती हैं। और मैम जैसे कि अब आप चुनाव में गांव गांव जाते थे तो लोगों से मिलते जुलते थे, लोगों को क्या क्या समस्या देखने को मिली आपको? सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या देखने को मिली है। कई जगहों पे मीटर लगे हुए हैं, कई घरों में, कईयों पे नहीं लगे हुए हैं, उनको लगाने नहीं होते। और जो सबसे मेजर समस्या जो मेरे को नजर में आई है वो है कागज पत्री की समस्या। हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादातर लोग, तो उन लोगों को यही नहीं पता कि क्या क्या दस्तावेज उनको चाहिए, कहाँ से आधार कार्ड बनता है, कहाँ से कोई और पैन कार्ड बनता है, कहाँ से पहचान पत्र बनता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर उनके पास जो बेसिक दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर उनको यही नहीं पता चलेगा कि उनका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। अब आयुष्मान कार्ड की अपने आप में बहुत अहमियत है। बिल्कुल है। तो ये कागज पत्री की जो समस्या है ये बहुत ज्यादा देखने को मिली है। और हमारे बरवाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो सीवरेज की समस्या है, कि पानी की निकासी है ही नहीं, जिसकी वजह से पानी भरता है, बनी बनाई सड़कें टूटती हैं, जो सड़कें टूट जाती हैं वो वापस नहीं बनती। तो इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर रखती हैं। और मैम जी जैसे यहाँ से विधायक हैं बरवाड़ा से जी, श्री रणवीर गंगवा जी, अब 5-6 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं। अब उनका कार्यकाल को लेकर आपका क्या कहना है? अभी 5-6 महीने हुए हैं और उनके पास जिम्मेदारी भी बहुत है। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास पब्लिक वर्क का मिनिस्ट्री है। तो मैं आशा करती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, और बरवाला क्षेत्र में एटलीस्ट सीवेज का और रोड का काम तो जल्द से जल्द होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। आशा करती हूँ कि हमारे जो विधायक हैं वो इस चीज पे गौर करेंगे, और बरवाला में जल्द से जल्द जो सीवेज का काम है, यानी कि पानी की निकासी का, वो काम हो, और जो सड़कें हैं वो तंदुरुस्त रहें, और लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, मूलभूत जरूरतें, वो भी पूरी हों। जैसे कि मैम आगे भविष्य में आपको बीजेपी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है टिकट के लिए, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? जैसा कि मैंने कहा कि हर एक चीज का एक टाइम होता है, और टाइम जो भी रहा, जो भी उस टाइम पे समीकरण रहे, मैं अगली बार उसी पार्टी से लड़ना चाहूंगी जिसके हित में लोग हों, क्योंकि प्रतिनिधि लोगों तक उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो पहुंचाता है। लेकिन मैंने जो देखा है कि हरियाणा में चुनाव एक तो जातिगत समीकरण पे बहुत ज्यादा लड़ा जाता है, और दूसरा कि वो चाहते हैं कि वो सीएम इलेक्ट करें पार्टी को चुन के। तो फिर मैं यही चाहूंगी कि अब मेरा जो सपना है, मेरा जो विजन है अपने क्षेत्र को लेकर, वो अगर लोग पार्टी को चुनना चाहते हैं तो मैं उसी पार्टी से कंटेस्ट करूं जो लोग जिसे पसंद करते हैं। अच्छा।
जी। अब जैसे कि मैडम चुनाव हुआ है, नतीजे आ लिए सभी के, और देख लिया आपने जी। रुतबा, अब आगे क्या विचार दिख रहे आपको, एजेंडा? एजेंडा यही रहेगा, आने वाले 5 साल में खूब मेहनत करनी है, लोगों को और ज्यादा अपनी काबिलियत दिखानी है, ताकि लोग आगे जो चुनाव हो उसमें और साथ दें और विधायक बनाएं। और मैम, युवाओं के लिए आप क्या संदेश दे रहे हो? युवा आज के दिन नशे की ओर बहुत ज्यादा जा रहा है। जी, तो युवाओं का, एक तो नशे की जो चीज है वो अगर जड़ से खत्म नहीं होगी, उसकी इजी अवेलेबिलिटी रहेगी, तो जो युवा हैं वो वैसे ही बेरोजगार हैं, उनके पास और कुछ काम नहीं रहेगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और एक भी घर में एक भी बच्चा अगर ड्रग्स में चला गया तो फिर वो घर पूरा नष्ट है। माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं अपने बच्चे की यह हालत देखते हुए। मैं आपके माध्यम से युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन बहुत लंबा है, अपनी जिम्मेदारी समझिए और आगे जाके अपने देश हित के लिए काम करिए। जरूरी नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी लगे तो ही काम कर सके, छोटे छोटे स्टेप सब लोग ले सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने घर से शुरुआत करें, अपने माँ बाप के, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनसे पूछें उनको क्या काम है, अपने घर गृहस्थी के काम संभालें। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर बाहर जाएं, अपने खेत संभालें, खेत नहीं है तो किसी के अंडर काम करें, कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, पर अपने आप को व्यस्त रखें और अपनी जिम्मेदारी समझें कि ये जो जीवन है, ये मनुष्य योनि जो हमें मिली है, वो कई जन्मों के बाद, कई करोड़ जन्म लेने के बाद ये जीवन हमें मिलता है। तो अगर हम इस जीवन का आदर करेंगे तो ही भगवान खुश होके या तो अपने पास बुला लेंगे या वापस इसी योनि में भेजेंगे। तो फिर इस चीज की रिस्पेक्ट करें और अपने जीवन को फॉर ग्रांटेड ना लें। और मैम, जैसे कि आजकल के नेता है ना, धर्म के नाम के ऊपर राजनीति बहुत करते हैं, इस विषय में क्या कहना है आपका? मेरा बस इतना ही कहना है कि जो धर्म है वो बहुत पर्सनल चीज है। जैसे कोई आपको नहीं दिखेगा वो जो अपना बैंक बैलेंस बताता फिरे, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चीज है ना। उसी तरह धर्म भी अपनी पर्सनल चीज है। कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है। तो जो भी मान्यता है वो हमारी अपनी है। हम भगवान से क्या मांगते हैं वो भी हम किसी को नहीं बताते। तो हाँ, धर्म, हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है, तो धर्म के नाम पे राजनीति को मैं सपोर्ट नहीं करती। हम जैसे कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां के ऊपर देखा जाता है, कहीं गैंग रेप होता है, कहीं मर्डर होता है, बेटियां सेफ नहीं है। आपने जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है, बीजेपी का नारा है, तो पहली बात तो बीजेपी अगर बार बार सत्ता में आ रही है तो लोगों का लगाव तो है बीजेपी से। दूसरा, वो मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बेटियां सेफ रहें, लेकिन ये मेहनत जो है ये हर एक घर में होनी पड़ेगी। बेटियों को सुरक्षा देने की बजाय बेटों का दिमाग ठीक करना पड़ेगा और बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है। और ये जो सुरक्षा की बात है, ये कानून प्रणाली को भी हम इसका दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो महिला हित के हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। महिलाओं को पता नहीं है कि उनके लिए क्या क्या कानून बने हैं। जिन महिलाओं को पता है वो उसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो इस तरीके से हमें अगर कुछ भी चीज सुधार करनी है या कुछ भी चीज लागू करनी है तो उसकी अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा नारा है। जितनी बेटियां शिक्षित होंगी उतना बेटियां अपने पैरों पे खड़ा होंगी, और एक बार वो इंडिपेंडेंट हो गई, अपने पैरों पे खड़े हो गई, तो आगे जाके उनका जीवन और आसान ही होगा। एक पढ़ी लिखी बेटी को दहेज की जरूरत नहीं है। तो जो माँ बाप दहेज इकट्ठा करते हैं कि हम अपनी बेटी को खुश एक अच्छे बड़े घर में भेजें उसको दहेज देकर, वो उसके ऊपर वो दहेज के पैसे लगाएं, उसकी पढ़ाई के ऊपर, उसको कामयाब बनाने के ऊपर, तो बिना दहेज के उसके अच्छे घर में शादी होगी। जी, मैं HR19 न्यूज को और भाई आशीष सांगवान जी को और कालू हरियाणवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आशा करती हूँ आपका चैनल और बढ़े और भी लोग आपके साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। धन्यवाद जी। आज हमारे साथ संजना सातरोड जी मौजूद थी।
और आपने देखा हमने इनसे सभी सवाल किए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख के बताएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए दिए जा